दोस्तों नमस्कार। और आज हम अपने एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने फिर आए हुए हैं और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जल संसाधन, जो कि यूपी बोर्ड एनसीईआरटी के एग्ज़ाम्स जो भी होते हैं उसमें जल संसाधन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चाहे वो इंटर लेवल में ज्योग्राफी का सेक्शन हो या फिर सोशल साइंस हाई स्कूल स्तर पे 9th स्तर पे है, वहाँ जल संसाधन, जल ही जीवन है हमारे लिए और जल की महत्ता सर्वोपरि है, क्योंकि इस शरीर में बॉडी में भी 70% वाटर रहता है, साथ में इस पृथ्वी में भी 70% वाटर है। लेकिन सोचने वाली बात है कि जो पीने योग्य पानी है वो बहुत ही कम है। तो इस टॉपिक में हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे, जैसे जल का क्या महत्व है और भारत में जल संकट कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है, जल की कमी हो रही है, और साथ साथ जो नदी घाटी परियोजनाएं हैं, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं, वो कौन कौन सी हैं, उनका क्या उपयोग हो सकता है, किस तरह हमारे लिए उपयोगी है, और जल संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं। जल संरक्षण की वाटर कंजर्वेशन के लिए कौन कौन सी ऐसी विधियां हैं जो कि अलग अलग राज्यों में अपनाई जाती हैं। तो इस सब को, पूरे टॉपिक को हम इस सेक्शन में कवर करेंगे और एक भी इसमें पॉइंट आप मिस ना करिए। जहाँ भी हो आप नोट डाउन करते रहिए और जो चीज़ अगर क्लियर नहीं हो पा रही है तो उसको कमेंट में आप पूछते रहिए। तो इसके लिए हम बात करते हैं, शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले जल का महत्व। आखिर जल का हमारे जीवन में क्या महत्व है, क्योंकि जल के बिना तो सब कुछ बेकार है। पीने के लिए, जीवन जीने के लिए तो हमें जल की आवश्यकता है। इन पेड़ पौधों को, जीव जंतुओं को, सभी के लिए जल की आवश्यकता है। चाहे हम कृषि का कार्य करें, कोई भी उद्योग धंधों में काम हो, आपका घरेलू आपके जितने भी कार्य हो सकते हैं, होम बेस्ड कार्य हैं, बिजली उत्पादन में भी जल का उपयोग किया जाता है, कृषि कार्य में भी भूमि का उपयोग किया जाता है। हर जगह जहाँ देखें वहाँ हमारे जल का उपयोग किया जाता है। इसलिए इस संसार में और इस भारत देश में जहाँ भी हम देखते हैं अपने जीवन में जल की भूमिका सर्वोपरि है। विश्व में हम देखते हैं कि कितनी ज़्यादा मात्रा में जल है और मैक्सिमम 97% जो जल है वो समुद्र में पाया जाता है, लेकिन वो पीने योग्य नहीं है क्योंकि खारा जल है वो। और साथ में केवल 3%, प्रकृति में 3% ऐसा जल है जो कि पीने योग्य है, ड्रिंकिंग वाटर है, जिसको हम मीठा जल कहते हैं। अब मीठे जल का जो अधिकांश हिस्सा है वो हमारे जो ग्लेशियर्स हैं पहाड़ों पे, जो हिमनद हैं वहाँ पे स्थित हैं, और बहुत ही थोड़ा सा जल जो कि नदियों में और झीलों में है वो ही पीने योग्य मिल रहा है हमको। तो यहाँ पे अब सोचना इस बात को है कि पीने योग्य जल कैसे हमको प्राप्त हो और इस जल को कैसे हम संरक्षित कर सकें, क्योंकि बाकी मैक्सिमम जो जल है वो समुद्र में है, वो खारा जल है जो कि पीने योग्य नहीं हो सकता। केवल 3% जल ऐसा है जो कि हमारे पीने योग्य है, और उसमें से जो मैक्सिमम स्थिति है वो हिमनद में है, ग्लेशियर में है, और नदियों में कुछ ही मात्रा में है। वो भी अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है जल। तो इस जल को हमें देखना है और साथ में जल को संचय भी करना है। संचय करने के साथ साथ इस संसाधन को कैसे हम अच्छी तरीके से उपयोग करें कि आगामी पीढ़ियों तक भी ये उपलब्ध हो जाए। इसके लिए एक एक करके हम टॉपिक में बात करते हैं। और सबसे पहले यहाँ पे हम ये देखेंगे कि जल संकट कैसे उत्पन्न होता है और जल के स्रोत कौन कौन से हैं। तो जो जल के स्रोत हैं हमारे लिए, हमारे आसपास हम गाँवों में देखते हैं कि कुएं वगैरह हैं, हैंडपंप हैं, गाँवों में तालाब हैं, नदियों का सोर्स है, हैंडपंप लगे हुए हैं, ट्यूबवेल, खेतों में सिंचाई के लिए ट्यूबवेल की व्यवस्था है, ठीक है, और झील है। झील क्या है, ताजे पानी के स्रोत हैं। पहाड़ों से जो है जल आता है हमारे पास, वो नदियों के द्वारा आता है, ठीक है, झरनों के द्वारा आता है, जलप्रपात के द्वारा आता है। तो ढेर सारे ये स्रोत हैं जल के। आजकल तो ये देखा जा रहा है कि जो भी कुएं हैं, वेल है हमारे, वे अब समाप्ति की कगार पर पहुंच गए हैं। अब जो गाँवों में आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले होता था कि सभी गांवों के जितने भी लोग होते थे वो सुबह भी शाम भी कुओं से पानी भरते थे।
अब कुओं का समापन एक तरह से हो गया है। कुआं जो है एक वेस्ट पदार्थ डाल दिया गया है उसमें, और कुएं बंद हो गए हैं, उनमें स्रोत ही नहीं बचा। चाहे वो झील हो, हैंडपंप है, अब हैंडपंप ही मैक्सिमम घरों पे दिखाई देते हैं आपके। इसके अलावा ट्यूबवेल का यूज होता है। तो ये सभी समस्याएं आ रही हैं सामने। तो अब ये देखना है कि भारत में जल की कमी कितनी तेज़ी से बढ़ रही है, क्योंकि जल प्रदूषण भी बढ़ रहा है। इतना जल प्रदूषण है, इतने कीटनाशक हम लोग इस्तेमाल करते हैं, साथ में जो भी जनसंख्या वृद्धि हो रही है, बहुत तेज़ी से जनसंख्या वृद्धि हो रही है, और उस जनसंख्या के लिए हमको शुद्ध जल चाहिए। साथ में कृषि में भी जल का उपयोग हो रहा है, सिंचाई में हम अत्यधिक जल का उपयोग कर रहे हैं। जो उद्योग धंधे लगे हुए हमारे औद्योगिकरण हैं, उसमें भी जल की आवश्यकता पड़ रही है। चाहे कपड़ा उद्योग हो, चाहे विद्युत उद्योग हो, बिजली का काम हो, चाहे प्लास्टिक उद्योग हो, कलर उद्योग हो, सभी उद्योगों में हमें जल की आवश्यकता है। और वर्षा पर हम अत्यधिक निर्भर हो गए हैं। यदि किसी वर्ष वर्षा कम होती है, बारिश कम होती है, तो हमारी खेती के लिए संकट आ जाता है। हमारा जो वाटर लेवल है उस पर संकट आ रहा है, और जल प्रदूषण बढ़ता चला जा रहा है। यही स्थिति होगी तो आगे चल के पता चलता है कि अभी हम एक लोग नहा रहे हैं, बाद में उसी जल से कई लोग एक के नीचे बैठ के, एक के नीचे बैठ करके उसका स्नान कर पाएंगे। तो जल की बड़ी ही कमी है, और इस कमी को हमको दूर करना है। इसके लिए क्या किया जाए? इसके लिए सरकार ने एक व्यवस्था निकाली जिसको हम मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट कहते हैं, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहते हैं, जिसमें नदी के जल को रोककर उसका बांध बनाकर, नदियों पर बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं, और फिर क्या करते हैं, उसमें हम ढेर सारा उपयोग उस जल का करते हैं। अब उस जल का उपयोग के लिए जो बांध बनेगा उसका अलग अलग कार्य हो सकता है, जिसमें हम मछली पालन का, मत्स्य पालन का कार्य भी कर सकते हैं, विद्युत उत्पादन का कार्य भी हम उसमें करेंगे। साथ में वहाँ पे आसपास जो दलदलीय क्षेत्र है उसको ख़त्म करने के लिए वहाँ से हम बांध से नहरें निकालेंगे, और सिंचाई का कार्य हो जाएगा, है ना। हाइड्रो पावर उत्पादन होगा, जल विद्युत बनेगी, बाढ़ नियंत्रण में भी सहायक होगा। क्योंकि नदियों में क्या होता है, नदियों में अक्सर जब बाढ़ आ जाती है तो आसपास का क्षेत्र डूब जाता है, और गांव के गांव नष्ट हो जाते हैं। अब भारत में कौन कौन सी ऐसी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं, प्रमुख रूप से उनके नाम भी हम देखेंगे, और उनके फिगर पे भी हम बात करेंगे, उनका चित्र भी हम देखेंगे, उसको आप इनलार्ज करके देख सकते हैं। तो सबसे प्रमुख रूप से यदि परियोजनाओं के नाम आ रहे हैं तो एक परियोजना आ रही है भाखड़ा नांगल परियोजना, और ये सतलज नदी पर बनी हुई है, हिमाचल प्रदेश में ये स्थित है। इसी तरह हीराकुंड परियोजना है, महानदी में बनी हुई है, और ये ओडिशा राज्य में स्थित है। इसके अलावा एक प्रमुख और परियोजना है दामोदर घाटी परियोजना, और ये दामोदर नदी पर ही बनी हुई है, झारखंड राज्य में ये स्थित है। इसके अलावा एक सबसे बड़ी परियोजना इस समय देश में चल रही है सरदार सरोवर परियोजना, और ये नर्मदा नदी में बनी हुई है, गुजरात में स्थित है। इसके साथ साथ टेहरी बांध परियोजना है, और ये भागीरथी नदी पर बनी हुई है, और साथ में किस राज्य में है, ये उत्तराखंड राज्य में है। तो ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रमुख रूप से, इसके अलावा तो बहुत सारी परियोजनाएं हैं। और यहाँ पे इस चित्र में देखिए हीराकुंड बांध आपको दिखाई दे रहा है, उसका चित्र दिख रहा है इसका। इसके बाद और भी हम आगे देखते हैं कि अलग अलग जो ये परियोजनाएं, हमने मुख्य रूप से परियोजनाएं देखी, इन परियोजनाओं का चित्र भी हमारे सामने आएगा। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि इन जो बहुउद्देशीय परियोजना है, इससे विद्युत का उत्पादन होता है, और बिजली उत्पादन के लिए कई कई बांध इनमें बनाए गए हैं, और सैकड़ों मेगावाट का विद्युत उत्पादन होता है। साथ में जो सिंचाई के लिए नहरें निकलती हैं, उससे सैकड़ों हेक्टेयर भूमि में सिंचाई का कार्य होता है, और जिससे कृषि कार्य में सुगमता होती है हमको, और देश में अनाज का उत्पादन किया जाता है। तो यहाँ पे अलग अलग फिगर जो हम लोग देख रहे हैं, उसमें से देखिए एक सरदार सरोवर बांध
का सीन यहाँ पे दिया गया है। आप इसको इनलार्ज करके देख सकते हैं कि कितना बड़ा बांध है। सबसे बड़ा बांध है ये सरदार सरोवर बांध। इसी तरह आपका ये तुंगभद्रा परियोजना भी है, भाखड़ा नांगल बांध है। और इस भाखड़ा नांगल बांध में आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी परियोजनाएं बनाई गई हैं, कितने बांध बनाए गए हैं, कितने स्टॉपेज बनाए हैं, ये सभी कुछ इसमें है। और यहाँ पे एक मैं आपको मानचित्र भी दे रहा हूँ, और इस मानचित्र में आप ये देखेंगे, जब मानचित्र को इनलार्ज करेंगे तो ये कन्फर्म होगा कि भारत में कहाँ कहाँ पर बहुउद्देशीय परियोजनाएं बनी हुई हैं, कौन कौन से सागर में, कौन कौन सा वहाँ पे जो है जो कृत्रिम झील हैं, और उन झीलों में जो परियोजनाएं हैं, किन नदी में कौन सी परियोजनाएं हैं, बहुउद्देशीय घाटी, और किस क्षेत्र में वो स्थित हैं। मानचित्र में अक्सर क्वेश्चन आते हैं और आपको इसमें दर्शाना पड़ता है। तो इन चित्रों की सहायता से आपको मानचित्र भरना बहुत ही आसान हो जाएगा बच्चों। इसके अलावा एक टॉपिक इसमें और आ रहा है कि जो हमारे बांध हैं, ठीक है, इनसे ढेर सारा उत्पादन हो रहा है, ढेर सारी व्यवस्थाएं हैं, हमारे लिए लाभ हो रहा है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो रही हैं। कौन कौन सी ऐसी समस्याएं क्रिएट हो रही हैं? लोगों का विस्थापन हो जाता है। जिस क्षेत्र में बांध बनाए जाते हैं वहाँ के आसपास के गांवों को वहाँ से हटा दिया जाता है, वहाँ के लोगों को वहाँ से विस्थापित कर दिया जाता है। साथ में बहुत सारी जो वन भूमि होती है वो नष्ट हो जाती है, क्योंकि बांध छोटे से इलाके में नहीं बनता, बहुत सारी ज़मीन उसके लिए चाहिए। नदियों को मोड़ना, उसके लिए पक्के डैम तैयार करना, और काफ़ी उसमें व्यवस्थाएं देना, नहरों के लिए जगह निकालना, काफ़ी जगह निकलती है। तो पर्यावरण का असंतुलन भी पैदा हो रहा है। साथ ही जो जंगलों में निवास करने वाले आदिवासी लोग हैं, वहाँ के ग्रामीण लोग हैं, जिनका कि वनों से आजीविका निर्भर थी, वो सभी जो है ख़त्म हो जाती हैं। साथ में और भी वहाँ के लोगों को, कृषि भूमि को भी नुकसान पहुँचता है। अब जो जल संरक्षण है, जल संरक्षण, वाटर कंजर्वेशन, तो इसको सुरक्षित हम कैसे रख सकें? जो पीने का जल है, जो उपयोगी जल है हमारे लिए, उसको हम कैसे सुरक्षित रख सकें? तो इसके लिए आजकल बहुत ही बेहतरीन एक व्यवस्था चली हुई है, जिसे हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग के नाम से जानते हैं। पुराने समय में क्या हुआ करता था, राजा महाराजा तालाब बनवाते थे, बावड़ी बनवा देते थे, झीलें बनवा देते थे। उससे क्या होता था, जो वहाँ की जनता होती थी, उस क्षेत्र की जनता, वहाँ पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था हो जाती थी और कोई समस्या नहीं होती थी। तो ये प्राचीन काल में था। इसी तरह राजस्थान में भी कुछ वहाँ पे जल संचय करने की तकनीकें होती हैं, जिसको वहाँ की भाषा में खादीन और जोहड़ बोला जाता है। महाराष्ट्र में बांदिया बोलते हैं, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कूल के नाम से जाना जाता है, और गुजरात में झील और बावड़ियों के नाम से उसको जानते हैं, जो कि जल संचय की एक परंपरा है, एक व्यवस्था है। और जल की कमी न होने पाए, वाटर लेवल डाउन न होने पाए, इसलिए ये व्यवस्थाएं अलग अलग राज्यों में चल रही हैं। अब जल संचय के लिए और कौन से हम उपाय कर सकते हैं? तो इस उपाय के लिए सबसे पहले हमें ऐसे फसलों का उत्पादन करना पड़ेगा, ऐसे बीजों को बोना पड़ेगा जिनमें कम से कम पानी की आवश्यकता पड़े। ऐसे उन्नत किस्म के बीजों की आवश्यकता है हमको। साथ में ड्रिप सिंचाई पद्धति है, जिसमें बूंद बूंद सिंचाई होती है, तो फसल में नमी भी बनी रहती है, और जो हमारा वाटर है वो वेस्ट नहीं होता, क्योंकि आजकल खेतों में देखिए पानी भर दिया जाता है तो वो वेस्ट हो जाता है। तो ड्रिप सिंचाई है, स्प्रिंकलर सिस्टम है, खेतों के बीच में पाइप खड़े कर दिए जाते हैं और उसमें फव्वारे के रूप में सिंचाई होती है, तो ये स्प्रिंकलर सिस्टम होता है। इसके अलावा वर्षा जल का संचय किया जाता है। जो पारंपरिक हमारे पुराने जल स्रोत हैं, है ना, उनको हम संरक्षित करें। जो कुएं वगैरह हैं, उन कुओं को भी हम जीवित करने की कोशिश करें, उनकी सफाई करें, उनकी मरम्मत करें, उनका स्रोत पुनः चालू करें। साथ में मैक्सिमम रूप से हमको वृक्षारोपण करना पड़ेगा और जल प्रदूषण को भी रोकना पड़ेगा।
तो यहाँ पे हम ये बात करेंगे कि इतनी सारी चीज़ें हमको करनी पड़ेगी जब जल संरक्षण के उपाय करने पड़ेंगे। और अंत में निष्कर्ष क्या निकलता है कि जो भी हमारे पास उपलब्ध हैं जल संसाधन, उन जल संसाधनों का हम विवेकपूर्ण दोहन करें, उपयोग करें। ऐसा न करें कि जल वेस्ट हो और हमारी आगामी पीढ़ी तक वो ना पहुंच पाएगा। पहले लोगों ने तालाब और झीलों और कुओं के रूप में देखा, आजकल हम जो है बाटल के रूप में देख रहे हैं, और इसके बाद आगे आने वाली पीढ़ी को शायद बाटल भी देखने को न मिले। इसलिए हमको जल संसाधन का विवेकपूर्ण इस्तेमाल करना है, साथ में इसका समान रूप से वितरण भी ज़रूरी है। यदि हम लोग इसी तरह जल का दुरुपयोग करना शुरू करते रहेंगे और इसको समाप्त नहीं करेंगे तो भविष्य में गंभीर जल संकट पैदा हो जाएगा, क्योंकि वाटर लेवल भी डाउन होगा, कृषि के लिए जल भी नहीं मिलेगा, बारिश की समस्या ही पैदा होगी। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जल ही जीवन है। हर जगह जल की महत्ता है, चाहे घरेलू कार्य में हो, चाहे कृषि कार्य में हो, चाहे उद्योग धंधों में इसका कार्य हो, ठीक है। और हर पेड़ पौधों के लिए भी जल की आवश्यकता है। तो इस तरह आज के इस टॉपिक में हमने ढेर सारी चीज़ें क्लियर की, और इस टॉपिक को आप पूरी तरह से तैयार करके नोट्स बना लीजिए। कुछ मैं फिगर दे रहा हूँ जिसमें जल का संचय किस विधि से होता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के कुछ ये फिगर हैं, ये भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। इन सब को आप क्लियर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।